Assalamualaikum once again. I'm back with my random thoughts. इस सीरीज़ को इन बातों को शुरू करने का जो मकसद था वो पहले भी मैं बता चुका हूँ एक दफ़ा. दोबारा से उसको बताने की कोशिश करूँगा. लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को होते हैं और एट टाइम्स हम अपने एक्सपीरियंस को किसी खाते में लेके नहीं आते. हम उसको अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी और नसीब में नहीं था ऐसी बातें करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे अपने एक्शंस जो हैं हमें उन पर नुक्ताचीनी ना करनी पड़े और हमें अपने एक्शंस को या अपने आप को मलामत ना करनी पड़े या हमें अपने आप को अपनी नज़रों में बुरा भला कहने की ज़रूरत ना महसूस हो. सो विद एक्सपीरियंस मैंने ये सीखा, ये समझा कि जिस वक्त तक अपनी सेल्फ करेक्शन नहीं करेंगे, जिस वक्त तक अपने मुंह पे दो चपत नहीं लगाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते. क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर चीज़ होती है कि वक्त के साथ साथ इंसान अपने आप को बेहतर करता रहे. और अपने आप को जब बेहतर करता है इंसान तो जाहिर बात है सबसे पहले अपने एक्शंस को देखता है और फिर दाएं बाएं देखता है और समझने की कोशिश करता है कि मेरे साथ हुआ क्या. रिसेंटली कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिनकी वजह से जो थॉट प्रोसेस था मेरा वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया. मैं नहीं कहता कि हफ्ता दो हफ्ते की बात है, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ सम टाइम कुछ लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिन्होंने काफ़ी हद तक मुझे अपनी ज़ात के अंदर कुछ तब्दीलियाँ, कुछ सोच के अंदर कुछ बेहतरी मैं समझता हूँ लाने की मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया एज अ पर्सन विज़ डीलिंग विद अदर पीपल एंड द वर्ल्ड रिलेशनशिप्स व्हाटएवर दे आर, या जो भी लवाज़मात है ज़िंदगी के. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं और एट टाइम्स वो फेल हो जाते हैं और हम किसी कारोबार के नुकसान को या किसी फेलियर को हम कह देते हैं अल्लाह की मर्ज़ी और कहानी ख़त्म. अच्छा, हमने पढ़ा भी होता है और हमने पैसा भी खूब लगाया होता है और उसके बावजूद कारोबार हमारा ठप हो जाता है और हम कहते हैं कि यार अल्लाह की मर्ज़ी, पता नहीं क्या हुआ. अच्छा, दूसरी तरफ एक शख्स जिसकी तालीम नहीं है और तालीम ना होने के बावजूद वह छोटा सा ठेले पे से काम करना शुरू करता है और विद पैसेज ऑफ टाइम करते 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 वो माशाल्लाह ग्रो करके उसका बिजनेस जो ठीक ठाक तगड़ा हो जाता है. और हम पढ़े लिखे जिसने बड़ा अच्छा पैसा लगा के बड़ा पॉम्पन शो के साथ और बड़ा ना डिज़ाइनर आइटम्स के साथ फर्नीचर बना के और दुकान बड़ी खूब चमका कर रखी, हम फेल हो गए. और वो जिसने लकड़ी के बेंच पे कारोबार शुरू किया आज वो माशाल्लाह अच्छा खासा ठीक ठाक पड़ा. इसका मतलब ये हुआ कि जो बिज़नेस एक्यूमेन है वो किताबों में नहीं है. उस बिज़नेस एक्यूमेन के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती, वो आपको बिज़नेस के लिहाज से समझनी ज़रूरी होते हैं. अब जो अच्छा ऑफिस खोलने वाला शख्स फेल हुआ या जो अच्छा रेस्टोरेंट बनाने वाला फेल हुआ या कोई अच्छा दफ्तर बना के अच्छी नौकरी करने वाला फेल हुआ और एक आम सा आदमी नौकरी करते करते ग्रो करके ऊपर चला गया, कपड़े आम से पहनता था, जूते आम से पहनता था, एक बहुत सूट के दफ्तर आता था. एक आम शख्स जिसने ठेले पे कारोबार शुरू किया वो बड़ा हो गया. फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि जो फेल हुआ उसने जो बज़ाहिरी चीज़ें थी उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया, उन पे उसने ज़्यादा पैसा लगा दिया, देखने में जो चीज़ अच्छी लगे, लेकिन जो अंदर असलियत थी वो उसकी खोखली थी. जो प्रोडक्ट था वो खोखला था. दूसरी तरफ जिस शख्स ने बज़ाहिरी चीज़ के ऊपर पैसा नहीं लगाया उसका टोटल फोकस उस चीज़ के ऊपर रहा जिस चीज़ से उसका कस्टमर जिस मकसद के लिए उसके पास आता था वो उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. वो साल बाद साल उसी सस्टेनेबिलिटी के साथ उसी चीज़ को प्रोडक्ट को मार्केट में देता रहा और आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर रिटेनरशिप के ज़रिए क्या हुआ वो ग्रो कर गया. अब ये बात मुझे एक झटके के साथ समझ आई है कुछ ही दिन पहले और उसको फिर मैंने और जगहों पे जब लगाया तो मुझे कुछ और गुत्थियाँ जो थी ज़िंदगी जहन की वो खुलती गई और मुझे कुछ और बातें समझ आने लग गई. उसी लिहाज से दो लोगों का रिलेशनशिप क्यों ख़राब होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी बज़ाहिरी शक्ल और सूरत के ऊपर बहुत इतराते हैं, उनको बहुत नाज होता है कि मैं तो शक्ल और सूरत का बहुत अच्छा हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मेरा फैशन स्टाइल बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा. लेकिन अंदर से वो शख्स इतना खोखला होता है कि उसके साथ चार कदम कोई नहीं चल पाता और अल्टीमेटली क्या होता है वो फिर अकेला होता है. वो इसी तराहट के अंदर कि जनाब मैं तो देखने में बहुत अच्छा हूँ, वो देखने में बहुत अच्छा करते 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 ज़िंदगी गुजर जाती है. वो जगह तो बदलता रहता है और देखने वाली चीज़ पे ऐसा ऐसा वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता क्योंकि उस शख्स ने मेकअप के ऊपर तो बहुत पैसा खर्च कर दिया लेकिन अंदर जिस चीज़ के पर पैसा नहीं लगता था
जो अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ थी, जो अंदर की खुशबू थी, जो अंदर का पकवान था, उसको अच्छा करने की कोशिश नहीं की। उसी लिहाज से ज़िंदगी के अंदर हम लोग, ज़िंदगी की पेस बहुत तेज़ हो गई है और जो लाइफ के लवाज़मात हैं वो बहुत हद तक चेंज हो गए हैं। हमारे वालिदैन ने जो ज़िंदगी गुजार ली थी, जिस दौर में हम लोगों को तालीम दे दी, उस ज़माने में स्कूलिंग कॉलेजेस की जो कॉस्ट थी वो बहुत नॉमिनल थी, बहुत कम थी कंपेयर टू जिस दौर में हम लोग आज गुजार रहे हैं। आज के दौर के अंदर अगर आप सेविंग नहीं करते तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े चैलेंजेस को और बहुत बड़े नुकसानात को दावत दे रहे हैं। आज के लाइफ के अंदर सेविंग बहुत ज़रूरी है और आपकी अर्निंग का कम से कम 40% यू मस्ट सेव। अब 40% कहने की हद तक बंदा कहता है 40% सेव कर लूँ, किस तरीके से कर लूँ? देखिए, अगर आप 40% सेव कर सकते हैं अपने अखराजात को कम करके, गुड इनफ। अगर आप 40 नहीं कर सकते, 30 कर लीजिए। 30 नहीं कर सकते, 25 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, लेकिन सेविंग आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए। अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो आई एम टेलिंग यू दैट यू आर इनवाइटिंग अ बिग ट्रबल इन लेटर ईयर्स टू कम इन योर लाइफ। और सेविंग करके करना क्या आपने? हम सेविंग करते हैं और सेविंग करने के बाद हमारे पास एक शख्स उठ के आता है और फिर वही उस शख्स की, उसके बज़ाहिर कपड़े, उसकी बातें, उसका दिखावा, उसका रखरखाव इतना कमाल होता है और वो जो चीज़ हमारे सामने रखता है, हम उस चीज़ को, उसकी चकाचौंध को देख के हम कहते हैं वाह, लाइफ बन जाएगी, मैं ये ले मेरी पूरी सेविंग और ये तू ले ले। वो आपकी सेविंग लेके चला जाता है और उसके बाद पता चलता है कि पीछे कुछ था ही नहीं। अब वो चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे कोई और सेल्समैन हो, कोई और आपको इन्वेस्टमेंट का झांसा दे और कुछ करके चला जाए। हुआ क्या कि आपने जो अपनी सेविंग लगाई थी वो सेविंग आपने उजाड़ दी और उसके बाद आप एक ख्वाब की दुनिया में रह रहे थे। ख्वाब की दुनिया में रहने के बाद आप फिर, क्योंकि पैसे आपने लगाए हुए हैं, आपको एहसास हो गया है, दाएं बाएं से आवाज़ें आ रही हैं कि आपके साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, आपको अपने पैसे के मरने के का जो गम है, उस गम को आप बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, आप उसको समझना नहीं चाह रहे और आप एक झूठ के आसरे के ऊपर, एक दिलासे के अंदर और एक ख्वाब की दुनिया के अंदर रहना चाह रहे हैं जिसने आपको दिखाया था। क्यों? कि आपको लगता था कि मेरे पास ख्वाब पूरे हो जाएंगे। दोस्त, ख्वाब ऐसे पूरे नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया, जब ये कायनात तख्लीक की, तो यकीन मानिए जो हम कहते छोड़ते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं। हर चीज़ पे हम अल्लाह मियाँ को मरदूद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। हर चीज़ अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो इस कायनात के अंदर जहाँ अल्लाह ताला ने फूल बनाया, अल्लाह ताला ने वहाँ पर कांटा भी बनाया। जहाँ पर अल्लाह ताला ने नफ़ा बनाया, वहाँ पर अल्लाह ताला ने नुकसान भी बनाया। जहाँ पर अल्लाह ताला ने मीठी कोई चीज़ बनाई, वहाँ पर अल्लाह ताला ने कड़वीला जहरीला फल भी पैदा किया। अल्लाह ताला ने एक जानवर को जब ये सेंस दे दी क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्या उसको ये सेंस, उसको ये तमीज़ अल्लाह ताला ने नहीं दी होगी? बिल्कुल दी होगी। लेकिन हमने अशरफुल मखलूक़ात होके उसका सिला कैसे दिया अल्लाह ताला को? हमने हर चीज़ के ऊपर कहना शुरू कर दिया अल्लाह की मर्ज़ी। हमारे मुआशरे को, स्पेशली पाकिस्तान को तबाह करने में, इसकी सोच को, इसकी समझ को, इसकी जो मेंटल ग्रोथ है, इसको रोकने में जहाँ यहाँ के पॉलिटिकल हालात ने बहुत तबाही फैलाई, वहाँ पे हमारे मौलवी ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत हद तक पोल्यूट कर दिया। वहाँ पे हमारे जहन को मफलूज करके रख दिया। अभी कल परसों एक फेसबुक के ऊपर मुझे एक तस्वीर मिली, एक पोस्ट मिली, मैं चैनल का नाम नहीं लेता, तो स्नैपशॉट था, टीवी चैनल का प्रोग्राम था और दिल कर रहा था कि दीवार में जाके मैं किसी जगह पे माथा मार लूँ, अपना सर फाड़ लूँ मैं अपना। 2019 चल रहा है, मोटरसाइकिल की पिक्चर थी और पीछे लिखा हुआ था सूर्य कौसर का 7 दफ़ा दम करके पेट्रोल की टंकी पे फूकें, मोटरसाइकिल की माइलेज अच्छी हो जाएगी। अल्लाह के कलाम से मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत से मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। यार खुदा के बंदे, क्या नबी ने कभी ऐसे काम किए थे? अब वो को मिसाल ले आएंगे पकड़ के कि फलां टाइम के ऊपर जंग, और यार वो उनकी हस्ती थी, तुम्हारे मेरे लेवल का कोई नहीं था। मतलब खुदा का वास्ता यार, हमारे पहले इन लोगों ने हमारे मज़हब को, हमारे मौलवी ने अपनी सोच के मुताबिक इसको ट्रांसलेट किया, अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रांसलेट किया ताकि मेरा चूरन बिक सके। उस चूरन के बेचने के बाद इन्होंने हम लोगों को हिस्सों बकरों में तकसीम करके रख दिया। पता नहीं कुछ
देवबंदी हो गया, तो कोई कुछ हो गया, तो कोई साफ़ी हो गया, तो फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। अल्लाह ने ये बना के भेजा था हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िका क्या था भाई, बता दो मुझे। कोई कहता है जी फलाना, किस लिए? अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की थी। जिस वक्त मुसलमान बने थे, सबको एक तरह का लिबास दिया, एक तरह का रहन सहन की तलकीन की, एक तरह के रवैये का तज़किरा किया गया, डिस्पैरिटीज ख़त्म कर दी, जो ऊंच नीच थी उसको ख़त्म कर दिया, लाल को नीले पे, नीले को काले पे, अरबी को अजमी पे, वो सब ख़त्म किया, तफरीक ख़त्म कर दी, बढ़तरी सबकी ख़त्म कर दी। आज हम फलाना बढ़तर है तो फलाना बढ़तर है, फलाना कमतर है तो फलाना कमतर है। ये कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ और आप कर रहे हैं, ये मौलवी कर रहा है। खुदा का वास्ता अपने आप को इस मौलवी से जान छुड़ाएं। अपनी ज़िंदगियों को इतना पोल्यूट मत करें कि माशरा तबाह होकर रह जाए। हमारी माशरे की सोच को इन लोगों ने बंद करके रख दी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, मेरी किताब है, इसको ठहर के समझ के पढ़ो। अल्लाह कह रहा है मेरी किताब है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कह दिया तू मान ले। अल्लाह फरमाते हैं इसको ठहर के समझ के पढ़ो। ठहर के दिमाग में कोई क्वेश्चन आए, गुलथी आए, सुलझाओ, समझो और आगे चलो। यानी कि मेरी किताब को समझना है, दिमाग इस्तेमाल करके। अशरफुल मखलूक़ात हो, इसमें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ज़माने के लिहाज से एनालाइज करो। मैंने कोई लॉ बताया, समझो, उसकी बैकग्राउंड में जाओ, उसकी वजह क्या हो सकती है। कोई मैंने फैसला दिया, वो फैसला की वजह क्या होगी, ट्राई टू फाइंड द ब्लडी लॉजिक इन इट। हम कहते हैं, हमारा मौलवी कहता है सवाल नहीं करना, तुमने सवाल किया इस्लाम से खारिज। और भाई कैसे, कौन हो आप? आपको किसने ठेका दिया है कि आप किसको इस्लाम का बता दो, इस्लाम के अंदर है कौन इस्लाम से बाहर है? आप खुद इस्लाम के अंदर कितने हो? आपने खुद कौन सी सुन्नत पूरी कर लिया? नमाज कैसे पढ़ना, हाथ कहाँ बांधना, शलवार आपके टखनों के ऊपर या गिट्टे तक या घुटने तक कितनी ऊंची होगी, ये सुन्नत रह गई है। फर्ज कहाँ पे हैं, हकूक कहाँ पे हैं, कहाँ बात होती? हकूक की लड़ाई जो मैं पिछले वीडियो में एक दफा बात कर चुका हूँ, हकूक की लड़ाई हो रही है। फर्ज कहाँ पे हैं? क्या फर्ज नहीं है माशरे के अंदर से तफरीक ख़त्म करना? क्या फ़र्ज़ नहीं है माशरे के अंदर जो हिजानी कैफियत पैदा हुई है उसको ख़त्म करना? क्या फ़र्ज़ नहीं है दूसरे की हक सल्बी ना करना? क्या फ़र्ज़ नहीं है दूसरे को बुरा ना कहना? ये सब ध्यान नहीं है। सो एनीवेज, इस चीज़ के ऊपर किसी वक्त बाद में वो आएंगे। कमिंग बैक टू द बेसिक रैंडम थॉट जो मेरे दिमाग में आई थी, वो थी सेविंग वाली। अब सेविंग हमने करनी है, हम सेविंग नहीं करते हैं, या हम टारगेट बना लेते हैं। आजकल मेरे साथ जो कुछ दोस्त हैं, जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट की हुई है या कुछ करी हुई है तो मेरे पास इतने पैसे आ जाए। कितने पैसे आ जाए, लिमिट क्या है उसकी? देखिए, आपका टारगेट अगर आपकी जो ग्रोथ है उसके लिहाज से अपनी रिटायरमेंट प्लान का नहीं है तो आपकी सारी प्लानिंग बेकार है। आप जो भी प्लानिंग करें, आपका जो भी टारगेट हो, उस टारगेट की जो एक उसका एक सीलिंग होनी चाहिए, वो सीलिंग होनी चाहिए आपका रिटायरमेंट प्लान। कि आपकी रिटायरमेंट किस एज में हो और आपके पास उस वक्त कितना पैसा हो, दैट इज द टारगेट। अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग के अंदर फुकदान है। आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना होगा, या अपनी जो प्लानिंग है, जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो माइलस्टोन्स है वो पूरे करने होंगे आपको। लेट्स से आपकी उम्र है 25 साल, 30 साल, 35 साल में कह देता हूँ, और आप कहते हैं कि यार 35 ईयर्स की मेरी एज है और मुझे जो है अगले 10 साल के अंदर अपने आपको रिटायर करना है। सो 10 साल में आप रिटायर हो गए तो आपकी एज होगी 45 के बाद आप हिसाब लगाइए कि एवरेज एज पाकिस्तान में कितनी है लोगों की। आप कहते हैं लेट्स से जी 65-70 ईयर्स की एज है, तो इसका मतलब है कि अगले 20 साल आपको, रफली 20 से 25 साल आपको अपनी जो प्लानिंग करके रिटायरमेंट पैकेज है, उस पैकेज के ऊपर अपनी लाइफ गुजारनी है। अब वो रिटायरमेंट पैकेज किस किस्म का होना चाहिए? अगर तो आपके पास ऑलरेडी घर है तो गुड इनफ, अगर घर नहीं है तो उस पैकेज के अंदर आपको घर भी बनाना है, या नहीं बनाना तो आप किराए पे रहते रहेंगे, उसकी कॉस्ट ऐड कर दीजिए वक्त के साथ कितनी आ रही है। गाड़ी है जिंदाबाद, नहीं है तो गाड़ी की कॉस्ट ऐड कर दीजिए। अच्छा, घर में फर्नीचर वगैरह सब कुछ लवाजम पूरे करने होंगे। सो आप हम बात कर लेते हैं कि एक छोटा सा घर हो, मॉडेस्ट सा, ज़्यादा बड़ा ना हो, एक गाड़ी हो, अच्छा फर्नीचर हो, एक अच्छी लिविंग के साथ, और जारी बात है बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो उनकी एजुकेशन वगैरह उसके लिहाज से भी अखराज जाते होंगे, वो करने होंगे आपको। और आगे चल के पाकिस्तान के अंदर आपके स्कूल कॉलेज की कॉस्ट कितनी है उसके लिहाज से रफली एक अपनी बजट बना लेते हैं कि हाँ, मुझे माशरे के ABCDE लेवल 5 लेवल्स हैं, मुझे C लेवल के ऊपर लाइफ गुजारनी है। अब C लेवल के ऊपर लाइफ गुजारने के लिए
मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे, सी लेवल का कॉलेज कैसा होगा, सी लेवल का घर कैसा होगा, सी लेवल के कपड़े कैसे होंगे, वो हर चीज़ सी लेवल के लिहाज से आप बना के अपना एक बेस लाइन बना लेते हैं और आप कहते हैं कि मेरा ये रिटायरमेंट पैकेज है। उस रिटायरमेंट पैकेज को हासिल करने के लिए अपनी सेविंग को कहाँ लगाना है? पहली बात तो दोस्त याद रखिएगा, मे बी में सेविंग लगाना छोड़ दें, मे बी ग्रो हो जाए। मे बी के चक्कर में रहेंगे तो सारी जिंदगी ये मे बी फेल हुआ, ये मे बी फेल हुआ, ये मे बी फेल हुआ। अल्टीमेटली क्या होगा, आप कहते रहेंगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की कोई मर्जी नहीं है। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने आपको बनाया, अक्ल और फहम अल्लाह ताला ने आपको दी, अच्छे बुरे तमीज़ करने की फहम अल्लाह ताला ने आपको दी, प्लानिंग करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी, दूरस नज़र रखने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी, खोजने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी, तहकीक की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी, फैसला करने का इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया। तो फिर रिजल्ट सारे का सारा आप अल्लाह ताला पर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल किसी किसी जगह पे नसीब का, किसी किसी जगह पे अल्लाह ताला के अपने भी मामिल हैं। वो अवामिल जो है अल्लाह ताला के, वो आपकी ज़ात के लिए नहीं है, वो आपसे मुंसलिक वो कंपनी का जो मालिक होगा वो उसकी इल प्लानिंग हो सकती है। वो लवाज बात इनडायरेक्टली किसी इंसान के ही पैदा किए होते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज और बिजनेस कोलैप्स कर सकते हैं। किसी जगह पर नीयत का अमल दमल होता है, किसी जगह पर प्लानिंग का जो है वो क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सो बेसिकली जो आपके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ बनता है, जो आपके ज़िम्मे काम बनता है, वो आपने पहला फैसला ये करना है लाइफ के अंदर, मे बी में पैसा नहीं लगाना। स्टॉप पुटिंग योर मनी इन मे बी प्रोजेक्ट्स। जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं, किसी की बातों में आके पैसा नहीं लगाना। कि कोई भी कुछ भी कहता है यार ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता होगा, उसको बोलिए गिव मी सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम, स्टडी कीजिए, बहुत आसान है। गूगल जिंदाबाद। 5 मिनट के अंदर गूगल आपको हर चीज़ की जो है असलियत बाहर निकाल कर दे देता है। आपको कुछ टाइम नहीं लगता। आपको कोई चीज़ लाके कहता है कोई शख्स, आप कहते उसको कहे मुझे 2 मिनट दीजिए जी, 2 मिनट लगते हैं। आप जब आप 1 2 3 4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 से 4 मिनट लगते हैं कुछ चीज़ों को देख के मिसाली तौर के ऊपर आइडिया होता है कि हाँ यार ये खद्दो खाल इसका ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक इंजीनियर है जिसको नक्शे बनाने आते हैं, उसके सामने आप एक नक्शा किसी भी चीज़ का लगा रखिए, वो एक सरसरी नज़र देखता है, वो फुटा पेंसिल पकड़ के नापने नहीं बैठ जाएगा, वो एक सरसरी नज़र डालेगा, वो बोलेगा कि हाँ यार ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है के बाद फिर वो डिटेल में जाएगा, पहली नज़र में उसका एहसास हो जाएगा कि हाँ ठीक लग रहा है। हम लोग चकाचौंध को देखते हैं, चकाचौंध को देखना छोड़ दीजिए। डांस जो करते हैं आके और नारे मारते हैं और बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप बैक एंड के ऊपर चाहिए। बैक एंड के ऊपर कोई जो कंपनी है, कोई इदारा है, वो किन पैरों पे खड़ा है, उसकी फाउंडेशन के पिलर्स कौन कौन से हैं, उसके पीछे लोग कौन से मुंसलिक हैं, उनकी गुडविल कितनी है, उसके प्रोजेक्ट का जो विजन है वो विजन किस किस्म का है। वो ये नहीं कि हमारा विजन बहुत कमाल है, हम आ जाएंगे तो ठा करके तो छा जाएंगे, तो ना। सोचिए क्या मार्केट को इस चीज़ की ज़रूरत होगी अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद? अगर होगी तो किस स्केल के ऊपर होगी? जिस स्केल पे होगी वो स्केल है उसकी ग्रोथ का, उस स्केल को समझना बहुत ज़रूरी है। मे बी में पैसे नहीं लगाने, सेविंग हमें लाजमी करनी है और सेविंग को सही जगह पे पार्क करना है। अपना एक टारगेट बना दीजिए, रिटायरमेंट प्लान का क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे रिटायर होना है, मैं कहता हूँ बाय द एज ऑफ 50 ईयर्स मैंने रिटायर होना है, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल की, और मैं कहता हूँ अगले 20 साल मुझे जिंदा रहना है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास $1 लाख अगर हो जाए, क्योंकि मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है पाक रुपीज़ की इन्फ्लेशन के लिहाज से फर्क पड़ता है। तो अपने आप को किसी स्टेबल करेंसी में अगर हम ले जाते हैं तो वो आई होप आप बात समझ गए। सो मैं कहता हूँ $1 लाख, $1 लाख आज के एक्सचेंज रेट के लिहाज से बनता है रफली कोई 14 करोड़ रुपया बन जाएगा मेरे ख्याल से। 14 करोड़ बन गया। मुझे घर चाहिए। अच्छा, आज एक मॉडेस्ट, मैं कहता हूँ मैं अकेला रह रहूँगा, बेटियों की शादी हो जानी है फ्यूचर से इंशाल्लाह, तो अकेले साथ के लिए कितना 5 मरले का कंफर्टेबल होना चाहिए। कितना, मैं नहीं कहता ज़्यादा बड़ा हो ज़्यादा छोटा, लेकिन अच्छे लोकेलिटी के अंदर फर्नीचर के साथ, एक गाड़ी के साथ, गाड़ी चेंज करना चाहूँगा विद एवरीथिंग। मैं कहता हूँ रफली, मैं कहता हूँ जो मैंने अपना घर सब कुछ पूरा पैकेज करना है, उसमें AC शेसी सोलर पैनल वगैरह लगा लूँ के मज़े की लाइफ के साथ, मैं कहता हूँ कि 1.5 करोड़ ठीक हो गया, वो उसमें से माइनस कर लीजिए। अच्छा, बेटियों के लिए भी कुछ करना होगा, सब कुछ करना, वो कॉस्ट करते 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 निकाल के मैं कहता हूँ जी मैंने ऊपर के 4 करोड़ निकाल दिए, पीछे रह गया 10 करोड़। 10 करोड़ रुपया कहता हूँ बहुत है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं, अब मैं बस सुकून के साथ रहूँ। अच्छा, मंथली एक्सपेंस एवरेज कितना आ रहा होगा? जाहिर बात है अकेला हूँ, याशी करनी है, खाना पीना सब कुछ, फिरना फराना, टूर्स पे निकलूँगा, बाहर जाऊँगा, मैं कहता हूँ रफली आई विल बी स्पेंडिंग अराउंड $2 लाख पर मंथ।
एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 2 लाख रुपया एक साल में गया, कितना उड़ गया? 24 लाख। अब इसके अंदर बीमारी, इमरजेंसी, कोई ज़रूरत, किसी की हेल्प, कोई ख़ानदान बनान, वो शामिल नहीं है। 10 करोड़ रुपया कितने अरसे में ख़त्म हो जाता है? कैलकुलेटर पे बैठिए, हिसाब लगाइए, पता चलेगा बाय द टाइम मेरे लेटर हाफ आ रहा है, मैं कंगला होकर बैठ गया। इसका मतलब है कि जो मैंने टारगेट रखा था वो टारगेट अमाउंट मैंने बहुत हो गया। मैंने $1 लाख ज़्यादा कर दिए। मेरे ख्याल से 1 करोड़ 40 लाख तो नहीं बनता कहीं। ये मैथ्स करके चेक कर लीजिएगा, ये मुझे गलत लग रहा थोड़ा सा, इसको चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, सो पॉइंट सिर्फ समझाने का ये था, आपने देखना है कि आपके पास एंड तक क्या रहता है। अच्छा, उसके बाद जो आपने सेविंग कर दी, वो सेविंग वो इस तरीके से लगाइए कि वो आपको पैसिव इनकम जनरेट कर रही हो, उसकी ग्रोथ हो रही हो, उस सेविंग की इक्विटी भी इंक्रीज कर रही हो। वो ये नहीं कि सेविंग कर ले और सेविंग को उल्ली लग रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन खा जाएगी उसको वरना। तो अपने पैसे को कहाँ लगाना है, ये अच्छी प्लानिंग होती है, अच्छी सोच होती है। इसके साथ छोटी सी वीडियो थी, बताने का मकसद था थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज करने की आदत डाल दीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। चाहे वो किसी से ताल्लुक बना ले, उस इंसान के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, उसकी शक्ल पे मत चाहिए। शक्लें बहुत धोखे वाली हैं आजकल, बातें बहुत चरब जुबानी वाली बड़ी खूबसूरत होती हैं, बातों में मत जाइएगा। प्रोडक्ट को देखने की कोशिश कीजिए। नान कबाब वाले की मिसाल लीजिए कि सड़क पे बैठा हुआ एक शख्स नान कबाब लगाने वाला आज रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। क्यों बन गया? क्या उसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री थी? नहीं थी। उसका कबाब में सही था, उसका नान बहुत अच्छा था, उसका प्रोडक्ट अच्छा था, जिस प्रोडक्ट के लिए पैसे लगाए थे। सो प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। जिस दिन आपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर लिया, बेचने वाले ने धोती पहनी हुई है, बेचने वाला मेरी तरह का आम सी शक्ल सूरत का है, या बेचने वाला काले केकड़े की तरह का बहुत कमाल इंसान है। प्रोडक्ट पे फोकस करना है। अगर आपने प्रोडक्ट पर फोकस कर लिया तो यकीन मानिए आप मार्केट में जाएंगे। और प्रोडक्ट के पीछे कीमा बनाने वाला, मसाला डालने वाला कौन है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। आई होप बात आपको समझ आई होगी। इस छोटी सी रैंडम थॉट के साथ इजाज़त चाहूँगा। दोबारा कहूँगा, कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो अच्छी बात लगे, क्योंकि बातें बुरी लगती हैं तो इंसान जो है कुछ सोचने की जो है वो कोशिश करता है। और अच्छी लगी हो तो दोस्त शेयर लोगों के साथ ज़रूर कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा। अपने अंदर अपनी ज़ात तक चीज़ों को रोक के मत बैठ जाइएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।